प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास में जो बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट के सिलेबस में है, पेपर सेकंड है ये इतिहास का, और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान में मराठों का प्रवेश एवं उनका क्या परिणाम निकला। 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि के बाद सभी राजपूत राज्यों पर मुगल प्रभुत्व स्थापित हो गया था, लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। अब तक राजस्थान के तमाम जो राज्य थे राजपूत, वो मुगलों के अधीन थे। उन पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी खतरा होता था तो उसके लिए मुगल शासक उन्हें सहायता देते थे। लेकिन जो ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, उस पतन के बाद इन राजपूत राज्यों में मुगलों का प्रभाव तो नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे महत्वाकांक्षी मराठों ने राजस्थान में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। इसके जो प्रमुख कारण थे, उनमें मुगल शक्ति का पतन या पराभव ये प्रमुख कारण है, क्योंकि जो शक्ति शून्यता आ गई, उस शक्ति शून्यता को भरने के लिए मराठे धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस कर रहे थे। और अब अगर राजस्थान के अंदर मराठे अपना प्रभाव स्थापित करेंगे तो मुगलों से उसको कोई चुनौती भी नहीं मिलने वाली थी। इसलिए जब मुगल शक्ति का किसी प्रकार का भय नहीं रहा तो मराठे राजस्थान के अंदर प्रवेश करने लगे। दूसरा कारण है मराठों की महत्वाकांक्षा। ये जो पहला कारण था, उसी का ही पूरक कारण यह है, क्योंकि मराठे महत्वाकांक्षी थे और अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रत्येक शासक की महत्वाकांक्षा होती है। मराठे अपना साम्राज्य दिल्ली तक प्रस्तावित था उनका फैलाना, या पूरे भारत की वो शक्ति बनना चाहते थे। इसलिए महत्वाकांक्षी मराठों ने अपने साम्राज्य विस्तार को हवा दी, और इसी साम्राज्य विस्तार की कड़ी में जो सबसे पहले उसके क्षेत्र के टच था, क्योंकि मालवा तक का क्षेत्र है वो मुगलों से उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया था, तो अब राजपूत राज्य ही उनका शिकार होने थे। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए राजस्थान के शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। इसका अगला कारण है राजपूत शासकों की शक्तिहीनता। जब मुगल साम्राज्य के अधीन ये रहे, उसकी अधीनता में रहे ये, तो उन्हें आपसी सुरक्षा का किसी प्रकार का भय नहीं था। इसलिए उनके पास वो सैनिक शक्ति नहीं थी जो पहले अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक चुस्त दुरुस्त सैनिक शक्ति रखते थे। वो आलसी हो गए थे, इस वजह से वो शक्तिहीन थे। और इन शक्तिहीन राजपूतों पर मराठा आक्रमण अगर होता है तो मराठों की निश्चित विजय दिखाई देती है। राजपूत जो राज्य थे वो आपस में द्वेषता रखते थे, आपस में उनमें कलह रहती थी। तो एक बहुत बड़ा कारण ये था कि एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ लड़ता था, तब कोई न कोई उनमें से एक मराठों के पास पहुंच जाता। यहां तक यह भी होता था कि मराठों का एक सरदार पक्ष का साथ दे रहा है तो दूसरा सरदार विपक्ष का साथ दे रहा है। इसलिए इन आंतरिक कलह और पारस्परिक द्वेषता ने भी मराठों को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया। और लास्ट कारण इसका है मराठों की धन प्राप्ति की लिप्सा। जब भी किसी का सहयोग करने आते थे, बड़ी मोटी मात्रा में उनसे वो धन लेते थे। वो सेना लेकर के सहायता के लिए तो आते थे, लेकिन उसके बाद राजपूतों का ऋण नहीं उतरा
मराठों की धन संबंधी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और मराठों को लिए ये एक बहुत अच्छा प्रदेश था कि उनको वहाँ से बड़ी मात्रा में पैसा मिल रहा था। यही वजह थी कि मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया। कहा जाता है कि ये शिवाजी के वंशज ही थे, मराठों का वंशज ही शिवाजी था। शिवाजी अपने आप को सिसोदिया वंश का मानता था, इसलिए यह माना जाता है कि मराठों का संबंध राजपूतों से रहा है। दूसरी बात यह है कि दुर्गादास औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को लेकर संभाजी की शरण में गया था। उसके बाद इन राजपूतों का और मराठों का थोड़ा सा संपर्क हुआ। मराठों ने, कहा जाता है कि प्रथम बार 1711 ईस्वी में मेवाड़ के अधीन कुछ क्षेत्रों में लूटमार की थी। यह पहला प्रवेश था। मराठों का राजनीतिक स्वरूप में यह कहा जाए कि राजस्थान में प्रवेश 1734 में माना जाता है और 1734 में जो इनका प्रवेश हुआ वो जयपुर का जो शासक था सवाई जयसिंह, उनकी वजह से हुआ। और वजह का कारण था बूंदी का उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें एक का पक्ष सवाई जयसिंह ले रहा था। इसलिए कहते हैं कि मराठों का राजस्थान में प्रवेश कराने के लिए जो उत्तरदायी था वो जयपुर का महाराजा सवाई जयसिंह था। जब भी किसी राज्य के अंदर विद्रोह होता या जब भी दो शासकों के अंदर विद्रोह होता या युद्ध होता या जब उत्तराधिकार के लिए गद्दी पर बैठने के लिए युद्ध होता तो मराठे किसी के द्वारा आमंत्रित कर लिए जाते और आमंत्रित नहीं किए जाते बल्कि वो बड़ी मात्रा में उसकी अवधि में पैसा भी लेकर के जाते। जब राजपूतों के इस तरह से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, वो मेवाड़ के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया और मेवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप तो तब उनको मौका मिल गया जब ये कहा जाता है कि उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी और कृष्णा कुमारी को लेकर जयपुर और जोधपुर के अंदर युद्ध भी हुए, काफी तनातने भी हुए। वजह यह थी कि जयपुर का जो महाराजा था जगत सिंह उस समय और जोधपुर का जो महाराजा था भीम सिंह, इन दोनों के लिए ही कहते हैं कृष्णा कुमारी का टीका आया था। पहले उसका जो टीका था वो जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ तय हुआ और ये भी ध्यान रखिए कृष्णा कुमारी के पिता का नाम भी भीम सिंह ही था, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो गई इसलिए इसका टीका जयपुर के जगत सिंह के पास गया। लेकिन इसमें जोधपुर के जो शासक थे जो भीम सिंह के बाद बने मान सिंह, उसने अपना अपमान समझा। अब कृष्णा कुमारी से विवाद जगत सिंह का हो जयपुर के या जोधपुर के मान सिंह से हो, इसको लेकर के बहुत बड़ा तनाव पैदा हुआ। इस मामले में टोंक के पिंडारी अमीर खां पिंडारी, उसका परिवेश और महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कभी उसने उदयपुर का पक्ष लिया और उसके बदले पैसे लेता था, कभी उसने जोधपुर का पक्ष लिया, कभी उसने जयपुर का पक्ष लिया। कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर जोधपुर व जयपुर में के बीच 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ जिसमें जयपुर की सेना विजित हुई थी, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। आखिर अमीर खां पिंडारी ने उदयपुर के महाराणा को धमकी दी कि कृष्णा कुमारी के या तो जीवन को खत्म कर दिया जाए या उदयपुर पर हमला किया जाएगा। कहा जाता है कि कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया मेवाड़ के महाराणा द्वारा और उसके जहर पीने से 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई। ये अमीर खां पिंडारी मराठों का ही अनुयायी था, मराठों के ही इशारे पर यह चल रहा था। इस युद्ध में भी मराठों का प्रवेश था। इसी तरह जोधपुर के उत्तराधिकार के मामले में भी उन्होंने पूरा हस्तक्षेप किया।
जयपुर के उत्तराधिकार के मामले में भी उसने हस्तक्षेप किया और आखिर में मराठों द्वारा इतना पैसा मांगा जाना लगा जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह से, जो सवाई जयसिंह का पुत्र था। मराठों की धन संबंधी मांग को वह पूरा नहीं कर सका और उसने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया विष पीकर।